Hi everyone, welcome to Prep Short. Today I will discuss about the Indian Constitution Part 4 Directive Principle for State Policy. देखिए प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी को डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी जो होते हैं उनमें क्लियरली डिफाइन नहीं होता है कि ये कितनी कैटेगरीज होते हैं, लेकिन हम जो है इनको डिफाइन कर लेते हैं। 3 टाइप के जो होते हैं, फर्स्ट इज आपके जो है सोशल प्रिंसिपल, सेकंड इज गांधीयन प्रिंसिपल और थर्ड है आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो हमने पहले जो 2 हैं आपके जो सोशल वाले हैं और गांधीयन वाले हैं, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया था। अभी जो है ना हम डिस्कस करने वाले हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जिनको हिंदी में कहा जाता है आपका उदार बौद्धिक सिद्धांत। ओके, तो आपके जो ये उदार बौद्धिक सिद्धांत हैं ये है कैसे हैं? देखिए इनकी प्रकृति जो है बिल्कुल 1 सेकेंड उदार है। ठीक है, तो उदार ऐसे हैं, उदार जो होते हैं वो ये होते हैं कि उनमें जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मिड वाली जो बातें होती हैं, जैसे कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है कि सभी के लिए जो है ना समान सिविल संहिता हो, तो ऐसा हम प्रयास करता है राज्य। तो इस टाइप के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो उदार बौद्धिक प्रिंसिपल होते हैं। तो चलिए हम एक एक डिस्कस करते हैं। डिस्कस करते ही हमको समझ आ जाएगा कि हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला ही ले लेते हैं। दैट इज आर्टिकल 44, अनुच्छेद जो है 44 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 44 कहता है कि आप राज्य जो क्या करेगा, राज्य प्रयास करेगा कि संपूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन 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 द एंटायर इंडिया, यानी पूरे जो भारत में है, एंटायर इंडिया। ठीक है, अब होता क्या है, पहले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही समझ लेते हैं। ऐसे में बोल के निकल जाऊं तो समझ नहीं आएगा। तो देखिए क्या होता है कि जो कोड की अगर हम बात करें, कोड जो है ना वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम समझने का प्रयास करें तो कोड होते हैं 2 टाइप। ठीक है, फर्स्ट इज क्रिमिनल कोड, यानी अगर दंड की अगर हम बात करें यानी कानून की अगर हम बात करें तो ऐसे आते हैं। एक तो होता है आपका क्रिमिनल, ठीक है, और एक होता है सिविल। दोनों के जो है अलग अलग कोड्स होते हैं। क्रिमिनल कोड्स, क्रिमिनल मीन फौजदारी, तो इसको क्या कहेंगे? फौजदारी। अब फौजदारी कैसे होती है, चलिए बताता हूँ फौजदारी कैसे होती है। और दूसरी होती है आपकी सिविल, सिविल को बोलते हैं दीवानी। ओके, अब इनके लिए हमने जो है ना कोड जनरेट किए हुए हैं। कोड माने कि ऐसी संहिता जिससे हम जो है बता सके कि भाई आपने फला रूल तोड़ा है, इसलिए आपको ये दंड देना, ये पनिशमेंट देना आवश्यक है। अब फौजदारी कैसा होता है? फौजदारी ऐसा होता है माने कि किसी का किसी से झगड़ा हो जाए, और ऐसा हो जाए कि उपहति हो जाए आपस में। उपहति माने कि अक्षति हो जाए, सर फूट जाए, पैर टूट जाए, इस टाइप का। या कोई किसी को थप्पड़ मार दे, तो थप्पड़ मारने पर भी क्या होता है, तो वो क्रिमिनल केस में आ जाता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि सबके लिए जो है ना यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड ऑलरेडी है। सभी के लिए जो है ना समान कानून है, दंड देने का समान प्रावधान है। ठीक है, किसी भी वर्ग जाति का हो, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी और कैटेगरीज तो मैं खैर नाम नहीं लेता, कास्ट वगैरह का। ठीक है, तो कोई किसी को भी मार दे तो सभी के लिए एक ही कानून है। अगर आप किसी को जो है ना शूट करेंगे तो आपको जो है ना फांसी की सजा हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे इसके लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। ठीक है, लेकिन जहां तक सिविल सूट की बात है, सिविल मामले जो है ना अलग अलग होते हैं। देखिए सिविल मामले में क्या होता है कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनको पर्सनल बताया गया है। जैसे कि अगर हम मैरिज की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, तो मुस्लिम के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग से है। उनकी शादी होना, डिवोर्स होना, दोनों चीजें जो है बिल्कुल तरीका बिल्कुल अलग होता है। क्रिश्चियन का अलग होता है। ठीक है, इसी तरह आपके बाकी जो बच जाते हैं आपके हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध,
इनका क्या होता है, इनका एक ही होता है जिसको जनरल बोलते हैं। तीसरा सिविल मैरिज एक्ट होता है, इसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी का नहीं आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो है ना कोड हैं जिनको क्या करता है कि राज्य का प्रयास होगा कि वो यूनिफॉर्म करने का प्रयास करे, सबको समान नागरिक संहिता देने का प्रयास करे। तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, और राज्य की ड्यूटी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। ठीक है, तो चलिए ये बातें हुई आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। दूसरा आता है आपका आर्टिकल 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है टू प्रोवाइड अर्ली, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, जो अर्ली चाइल्डहुड बच्चे होते हैं, सॉरी यहां पे लिख देता हूं, अर्ली चाइल्डहुड बच्चे, इनकी केयर करनी है, केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, all children until they complete the age of, they complete, यहां पे लिख देता हूं, the age of 6, यानी जब तक वो 6 वर्ष के नहीं हो जाते हैं, 6 ईयर। ठीक है, तो इसमें कहता क्या है कि स्टेट प्रोवाइड करेगा, उनको क्या करेगा, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी उनको जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो राज्य की ड्यूटी होगी, एंड एजुकेशन, और एजुकेशन ये भी फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट ऑफ एज ऑफ 6, यानी 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को राज्य प्रयास करेगा कि जो उनको ना केयर और शिक्षा दोनों चीजें देने का प्रयास करे। तो ये बात कहां पे आती है? आर्टिकल 45 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48, ठीक है, तो आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है? आपका जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बात होती है एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पे राज्य क्या करेगा? टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री माने पशुपालन। तो राज्य क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ने कृषि एवं पशुपालन को ऑर्गेनाइज करने का राज्य का ड्यूटी है। तो ये राज्य ऐसा प्रयास करेगा ऑन मॉडर्न, किस बिहाफ पे? ऑन मॉडर्न, यानी जो आधुनिक जो तकनीक है उनके आधार पर, मॉडर्न एंड साइंटिफिक, यानी वैज्ञानिक जो प्रणाली होती है, साइंटिफिक लाइंस। तो राज्य की ड्यूटी होगा कि वो क्या करेगा कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने का प्रयास करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, यानी जो आपकी आधुनिक और वैज्ञानिक जो लाइंस होती हैं उनके आधार पर राज्य प्रयास करेगा। एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप फॉर, एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप फॉर प्रिजर्विंग, और उनको संरक्षित करेगा। ठीक है, प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग द ब्रीड्स, इसको मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, इंप्रूविंग द ब्रीड्स। तो राज्य क्या करेगा? देखिए, तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कहता है कि राज्य की ड्यूटी है कि वो जो है ना आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के हिसाब से कृषि एवं कृषि कार्य को संगठित करेगा, और उनकी जो उनका आगे आने वाली जो नस्लें, जो ब्रीड्स हैं, उनको इंप्रूव करेगा, और ऐसे जो है ना स्टेप लेगा जिससे उनका संरक्षण किया जाए। तो अगर आपने सुना हो एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ है? करनाल में। तो ये जो है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एनडीआरआई क्या कर सकता है? वो ब्रीड्स को प्रिजर्व करता है और उनका जो है ना इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करता है। तो एनडीआरआई क्या है? एनडीआरआई डीपीएसपी की जो डायरेक्शन है उनको फॉलो करके ही एनडीआरआई बनाया गया है। तो ये किसकी ड्यूटी है? राज्य की ड्यूटी है कि राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा। जितने भी आपके जैसे कि जो सीड्स इंप्रूवमेंट सेंटर्स हैं, जैसे कि आपका शोध संस्थान है, जैसे गन्ना विकास संस्थान है, गन्ना शोध संस्थान है, ठीक है, तो ऐसे ही और सारी जो क्रॉप्स हैं, उनके सीड्स हैं, उनको इंप्रूव करने, उनको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में लाने का जो प्रयास करता है राज्य, तो वो क्या करता है? वो आर्टिकल 48 में कहा गया है
कि लोक कल्याणकारी अगर हमें राज्य बनाना है तो उसके लिए ऐसा करना अनिवार्य है। फिर आता है आपका आर्टिकल 48A। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, इसको मिटा लेते हैं। उदार बौद्धिक सिद्धांत में आगे आएगा आपका आर्टिकल 48A। तो आर्टिकल 48A क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव इंप्रूव, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण को क्या करेगा, संरक्षण करेगा और उसको इंप्रूव करेगा। एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड and to safeguard the forest and wild forest and wild life of the country। तो क्या है आपका, ये क्या कह रहा है, जो आपका आर्टिकल 48A है, ये कह रहे कि राज्य का ड्यूटी है कि राज्य क्या करेगा, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव, नहीं, राज्य क्या करेगा, उसका संरक्षण एवं संवर्धन करेगा, किसका, द एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, और सेफगार्ड ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगलों को क्या करेगा, जंगलों का संवर्धन करेगा, एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो आपका वाइल्ड लाइफ होता है उसको भी, देश के वाइल्ड लाइफ को भी जो है संरक्षित करने का प्रयास करेगा राज्य, ऐसा आपका आर्टिकल 48A कहता है। फिर उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 क्या कहता है, अनुच्छेद 49 कहता है प्रोटेक्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो आपकी मॉन्यूमेंट्स है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो आपकी धरोहरें हैं, धरोहर स्थल हैं, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, एंड पैलेसेस एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो आपके राष्ट्रीय महत्व के मॉन्यूमेंट्स हैं, पैलेसेस हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो उनको क्या करेगा, राज्य की ड्यूटी होगी कि वो उनको जो है संरक्षित और संवर्धित करने का प्रयास करें, उनको प्रोटेक्ट करें, यानी प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ पे बात आती है आपकी मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं आपके, भवन है, बिल्डिंग्स हैं आदि, उनको राज्य की ड्यूटी है कि वो प्रयास करेगा, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 है कि राज्य प्रयास करेगा, कहीं उसको ऐसा लगे कि आपका जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव है वो एक है, तो उसको जो है ना सेपरेट करने का राज्य का प्रयास है कि जुडिशियरी जो है एग्जीक्यूटिव से अलग हो, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का राज्य प्रयास करेगा। चलिए इसको भी लिख देते हैं, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो राज्य की ड्यूटी है वो क्या करेगा, वो प्रयास करेगा कि आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया जाए, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी भाग 4 संविधान का। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस।
चलिए डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उनको कर लेते हैं डिस्कस। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट्स, निम्न में से जो है ना कुछ डायरेक्ट्स हैं स्टेट टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री एजुकेशन। चलिए क्वेश्चन ही मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट्स, फॉलोइंग डायरेक्ट्स, डायरेक्ट्स मींस डायरेक्शंस की बात कर रहा है, डायरेक्ट्स द स्टेट, ठीक है, द स्टेट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एज। तो ये क्वेश्चन है आपका, फ्री लीगल एज, ठीक है। तो निम्न में से बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको डायरेक्ट करता है स्टेट को इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो इसमें पार्ट दिए हैं अलग अलग। ऑप्शन ए है आपका पार्ट 6, ऑप्शन बी है आपका पार्ट 5, ऑप्शन सी है आपका पार्ट 7 और ऑप्शन डी है आपका पार्ट 4। ठीक है, अब आपने आंसर देना है। तो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट सॉरी डायरेक्ट टू स्टेट फ्री सॉरी स्टेट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कहाँ पे है, तो बताइए कहाँ पे। तो सीधा सा आंसर है आप इसका कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी में ही बातें हुई हैं। किस चीज की बातें हुई हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, अपनी तरफ से मॉडिफाई कर देता हूँ, आपने बताना है, आपने पूरा पढ़ा है, देखिए आर्टिकल 48, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 39A, बताइए इनमें से कौन सा है। मैंने बताया है आपको, तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 39A में जो है साफ साफ जो है डायरेक्शंस हैं स्टेट को कि स्टेट की ड्यूटी है वो क्या करेगा, स्टेट टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो ये क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आया हुआ है, क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। तो एक क्वेश्चन आया है आपका CAPF एग्जामिनेशन, ठीक है, 2022, यानी CAPF की जो SI वाली एग्जामिनेशन होती है उसमें 2022 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि द फीचर ऑफ DPSP, क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द फीचर ऑफ DPSP, DPSP माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी की ये बातें कर रहा है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इज बोरोड, कहां से लिया गया है ये पूछ रहा है सीधा सीधा, इज बोरोड फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क। ए दिया है आपको फ्रांस, ठीक है, बी दिया है आपको USA, सी दिया है आपको कनाडा और डी दिया है आपको आयरलैंड। तो आपने आंसर देना है, मैं बता देता हूं ये पूछा कहां गया है। ये पूछा गया दो जगह, एक तो पूछा गया आपका CAPF 2022 में, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और दूसरा पूछा गया है आपका MTS जो हवलदार एजुकेशन वाला होता है, MTS 2022 में। तो दो जगह ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपने इसका आंसर देना है, बताइए क्या है, ठीक है। तो बताइए फ्रांस से है आपका, या आपका USA से है, या आपका कनाडा से है, या आपका आयरलैंड से है। तो मैंने अभी DPSP पढ़ा, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था DPSP वाज बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट आंसर इज आयरलैंड। तो आपने आंसर देना है, उसका आंसर क्या है, आयरलैंड है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 2,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच आर्टिकल कौन सा अनुच्छेद है आपका इन द डीपीएसपी, इन डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी में कौन सा आर्टिकल है आपका? क्या कहता है? टॉक्स अबाउट, बात करता है, किस चीज में बात करता है? टॉक्स अबाउट विलेज पंचायत, यानी ग्राम पंचायतों का गठन की अगर बात करें हम तो कौन सा आर्टिकल करता है? ऑप्शन नंबर ए में लिख देता हूं, ए आर्टिकल हो गया आपका 40, बी हो गया आर्टिकल 44, ठीक है, और सी हो गया आपका आर्टिकल 39A, ठीक है, और डी हुआ आपका आर्टिकल 48, आर्टिकल 48। ओके, ये दिए हुए हैं, आपने आंसर देना है। कौन सा आंसर है? चलिए गेस करिए क्या आंसर होगा इसका। तो चलिए मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बता देता हूं ताकि उससे आपके हो जाए। देखिए आर्टिकल 48 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ द काउज एंड काउज, यानी गाय और बछड़े के जो वध है उसके प्रतिबंध की बात करता है। 39A अभी मैंने बताया है, ये वाला 39A है आपका, जो क्या बात करता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। आर्टिकल 44 क्या बात करता है? आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, द स्टेट शैल टू बी प्रोवाइड इन द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंटायर इंडिया, यानी संपूर्ण भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, समान नागरिक संहिता की। और अब बचा आपका आर्टिकल 40, तो आर्टिकल 40 इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 बात करता है इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंड बाई, एक सेकेंड, फ्री लीगल एड वाला हुआ, ये हुआ, आगे चलते हैं। अब फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है आपका, एसएससी सीएचएसएल टायर 1, सीजीएल टायर 1 और डीयू एग्जामिनेशन 3 जगह पूछा गया है आपका। ये कह रहा है कि रिपीट हो गया क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम दैट। कहां से अडॉप्ट हुआ है? तो इसका सीधा आंसर है कि आयरलैंड से हो जाएगा, आयरलैंड इसका आंसर है, ठीक है। इसमें आगे यूएसएसए, यूएसएसआर, जापान, कोरिया ये दिए हैं तो ये नहीं होंगे, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया था 2017, जो स्पेशल एग्जामिनेशंस होती हैं एसएससी की, उसमें आया है वह है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी डीपीएसपी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर। तो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जो आपके डीपीएसपी हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, डीपीएसपी, ठीक है, तो ये कह रहा है कि डीपीएसपी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, पहला है, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है आपका, पहला दिया हुआ है एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, यानी अदालत के कानून द्वारा क्या इनको लागू कराया जा सकता है? लो, तो ये हो गया गलत, नहीं कराया जा सकता। पहली लाइन है कि इनको अदालत यानी कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। दूसरा पॉइंट कह रहा है ये क्वासी एनफोर्सिएबल है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्वासी यानी अर्ध, क्वासी एनफोर्सिएबल भी नहीं है, ये तो एनफोर्सिएबल है। कौन कह रहा है एनफोर्सिएबल नहीं? एनफोर्सिएबल है, लेकिन वो उसका जो लो है वो थोड़ा अलग है, तो क्वासी एनफोर्सिएबल नहीं कहेंगे। क्वासी एनफोर्सिएबल इन्हें ऐसा कहा जा सकता है कहीं कहीं कोर्ट द्वारा भी लागू कराया जा सकता है, और कहीं कहीं स्टेट की ड्यूटी भी है इसको लागू कराया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और थर्ड है इसका, ये कह रहा है कि पार्टली नॉन एनफोर्सिएबल, ये कह रहा है कि बिल्कुल भी एनफोर्सिएबल नहीं है ये, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी एनफोर्सिएबल नहीं है। और फोर्थ इसका है, ठीक है, ये कह रहा है कि एनफोर्सिएबल बाय द स्टेट बाय मेकिंग लॉ।
तो कानून द्वारा इनको, राज्य द्वारा कानून बनाकर इनको लागू कराया जा सकता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आपने ये आंसर देना है। ये इसकी जगह एक आंसर और आ जाता है कभी कभी, ये क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, एक और मैं बना देता हूं ऑप्शन, इसका पूछ लिया जाता है इनको। ये क्या है, नॉन एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, नॉन एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, तो अदालत द्वारा भी एनफोर्सेबल नहीं होंगे। तो इसका आंसर ये भी होगा, ये भी होगा, और ये इसके आंसर नहीं होंगे, आपने ध्यान रखना। तो डीपीएसपी का जो नेचर है ये नॉन एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट है और एनफोर्सेबल बाय एनी स्टेट बाय मेकिंग लॉ है। तो दो प्रकृति है इनकी, ध्यान रखनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।